इसीलिए बोला जाता है इंटीग्रल पार्ट। देखो अगर वो एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है, मतलब वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, तो पार्लियामेंट में मिलने वाली जो शक्तियां हैं उसको भी वो शेयर करता होगा, राइट। तो वो शक्तियां क्या है? ही कैन समन, बुला सकता है, प्रोरोग द पार्लियामेंट को, वो कभी भी पार्लियामेंट को प्रोरोग कर सकता है, यानी कि बुला बुला सकता है। समन का मीनिंग यहाँ पे क्या होता है? बुलाना, ठीक है, जब चाहे तब। एंड डिसॉल्व, डिसॉल्व का मीनिंग यहाँ पे भंग करना, कभी भी बुला सकता है और भंग कर सकता है। किसको? द लोकसभा। ही कैन ऑल्सो समन ए ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है, दोनों हाउसेज यानी लोकसभा और राज्यसभा की जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, ज्वाइंट सिटिंग, उसको कौन बुलाता है? भारत का प्रेसिडेंट, ठीक है। और जब ये मीटिंग होती है तो प्रिसाइड ओवर, कौन इसके ऊपर प्रिसाइड करता है? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस से लेके आईएएस तक के एग्जाम में, ठीक है। देखो मीटिंग बुलाने का काम, ये चीज समझना है आपको, ठीक है, यानी समन जब क्वेश्चन में पूछेगा, बुलाने का काम ये प्रेसिडेंट करता है, लेकिन और प्रिसाइड ओवर, उस मीटिंग की चेयरमैन, अध्यक्षता कौन करता है? तो वो लोकसभा का स्पीकर ही करेगा, ठीक है। इन दोनों बातों में डिफरेंस शुड बी क्लियर। पॉइंट नंबर बी सेज ही कैन एड्रेस द पार्लियामेंट एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन, जब किस पार्लियामेंट का फर्स्ट सेशन स्टार्ट होगा, ठीक है, तो कौन एड्रेस करेगा, कौन संबोधन देगा? तो वो भारत का प्रेसिडेंट करता है। आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ठीक है, सभी जनरल इलेक्शंस के बाद, एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, और हर साल का जो पहला सेशन होता है उसको भी एड्रेस करता है भारत के प्रेसिडेंट। Point number C says he can send messages to the House of the Parliament whether with respect to a bill pending in the Parliament or otherwise. तो वो किसी भी मैटर पे या किसी भी बिल पे मैसेजेस दे सकता है किसी भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को, ठीक है। पॉइंट नंबर डी सेज he can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceedings, right। तो वो किसी भी मेंबर को अपॉइंट कर सकता है प्रोसीडिंग्स के लिए, ठीक है, प्रिसाइड ओवर करने के लिए, प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करने के लिए वो किसी भी लोकसभा के मेंबर को अपॉइंट कर सकता है, ठीक है। व्हेन द ऑफिसेस ऑफ द बोथ द स्पीकर एंड द डेप्यूटी स्पीकर फॉल वैकेंट, ये आपको पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो जब कभी लोकसभा की मीटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड ओवर कौन करता है? स्पीकर करता है। अगर उस केस में स्पीकर नहीं होगा, किसी केस में तब स्पीकर नहीं होगा तो कौन करेगा? डेप्यूटी स्पीकर करेगा। अब डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर दोनों नहीं है, तब लोकसभा की मीटिंग को कौन हेड करेगा? तब वो बंदा हेड करेगा जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, ठीक है, पार्लियामेंट ने अपॉइंट किया। अगर ये ऑप्शन में है तो वो ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। जिसको प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया होगा वही लोकसभा की अध्यक्षता कर सकता है। सिमिलरली देखो ये तो लोकसभा का मामला हो गया, और ऐसे ही अगर हम राज्यसभा में देखें, ठीक है, राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है, सभापति, वो चेयरमैन होता है, ठीक है। अगर चेयरमैन नहीं होगा तब डेप्यूटी चेयरमैन होगा। अगर डेप्यूटी चेयरमैन भी नहीं होंगे, ये दोनों बंदे नहीं होंगे, तब कौन प्रिसाइड करेगा? वो बंदा प्रिसाइड करेगा जिसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया हुआ है, ना कि पार्लियामेंट, सॉरी, ना कि राज्यसभा ने अपॉइंट किया है, ठीक है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों में ही सेम सिनेरियो होता है। पॉइंट नंबर डी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जाम्स। अब ये कितने मेंबर अपॉइंट कर सकता है राज्यसभा में? तो राज्यसभा में 12 मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। और लोकसभा में कितने मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं? 2 मेंबर अपॉइंट किए जाते हैं। देखो लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हो सकते हैं? 552, 552, ये आपको फिगर याद रखनी है, जिसमें 530 एंड 20 एंड 2, ये जो 2 होते हैं इनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, यहाँ पे ये वर्ड याद रखना है आपको, अपॉइंट, राइट, इलेक्टेड नहीं। और जो 530 होते हैं ये विभिन्न राज्यों, जो भारत के 28 राज्य हैं, स्टेट से चुन के आते हैं लोगों के द्वारा, यानी जनता के द्वारा। अब ये बंदे जो होते हैं ये इलेक्टेड होते हैं। यहाँ पे जो वर्ड में बोल रहा हूं ना, इलेक्टेड, अपॉइंटेड, पर्टिकुलर दीज वर्ड्स के साथ ही क्वेश्चन फ्रेम होता है। और ये जो 20 बंदे होते हैं ये कहां से आते हैं? यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, ठीक है। और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ये बंदे यहां से आते हैं। तो इस तरह से 530 प्लस 20 50 और 2 552। तो लोकसभा में जो मेंबर्स होते हैं 552 होते हैं। इसी तरह से राज्यसभा में कितने मेंबर्स होते हैं? 250, 250, ठीक है, जिसमें 238, 238 ये आते हैं स्टेट से, और जो 12 मेंबर्स होते हैं ये अपॉइंट किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, जिनको हम बोलते हैं नामांकित किया जाना, ठीक है, नामांकित, इनको राष्ट्रपति नामांकित करता है। तो ये फिगर याद रखनी, लोकसभा 552, राज्यसभा 250। देखो अगर वर्तमान में पूछता है प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में लोकसभा में कितने मेंबर्स है? केवल 545, ठीक है, 7 लोग अभी इसमें इनकम्प्लीट हैं 552 की सदस्यता बनाने के लिए। पॉइंट नंबर जी पे आते हैं। ही डिसाइड्स ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, किसी भी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट जिसको हम एमपी बोलते हैं, ठीक है। देखो एमपी और एमएलए में कंफ्यूजन होती है। एमपी होता है मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यानी हम लोकसभा या राज्यसभा का जो मेंबर होता है, लेकिन जो एमएलए होता है मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भारत के राज्यों की
ठीक है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसका जो मेंबर होता है वो एमएलए कहलाता है, ठीक है। और अगर एसएलसी है, ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसका मेंबर जो होता है वो एमएलसी कहलाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे एमपी, एमएलए और एमएलसी, इन तीनों में ही डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, राइट। अब हम आते हैं पॉइंट नंबर आई, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, और कई सारे क्वेश्चंस इस पे फ्रेम हो चुके हैं प्रीवियस ईयर में आईएएस के। एक जब बिल प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, तो उसके पास क्या पावर्स होती हैं, वो क्या कर सकता है इन बिल्स के साथ। देखो, ही कैन गिव हिज असेंट टू द बिल, वो अपनी स्वीकृति दे सकता है। असेंट का मीनिंग है यहाँ पे स्वीकृति देना, ठीक है। तो वो अपनी स्वीकृति दे सकता है। विदहोल्ड असेंट टू द बिल, वो अपनी स्वीकृति को विदहोल्ड कर सकता है। दैट मीन्स कि उसने रोक लिया, उसने कुछ नहीं किया, उसने बस ऐसे अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। रिटर्न द बिल, और वो उसे वापस कर सकता है कि नहीं भाई, हमें इसमें कुछ मॉडिफाई करो और उसको रिटर्न करो, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, अगर वो मनी बिल है तो वो उसको रिटर्न नहीं कर सकता है, उसको पास ही करना पड़ता है, ठीक है। मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता है। तो ये सिनेरियो भी आपको याद रखना है, किस बिल को राष्ट्रपति नहीं रिटर्न कर सकता है। तो आंसर हो जाएगा मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास किसी भी बिल को लेकर केवल 3 शक्तियां हैं। यही 3 शक्तियां हम गवर्नर के केस में भी देखेंगे, बट आगे, ठीक है। तो पहली जो पावर थी वो थी गिव हिज असेंट टू द बिल, सेकंड वन इज विदहोल्ड हिज असेंट, एंड द थर्ड वन इज रिटर्न द बिल। ये आपको अपनी मेमोरी में एकदम ऐसे ही का ऐसे फिट कर लेना है। देखो, जब वो किसी भी बिल को वापस करता है ना, रिटर्न करता है, उस सिनेरियो में मान लो अगर पार्लियामेंट ने उसी बिल को वापस बिना किसी मॉडिफिकेशन के साथ फिर से प्रेसिडेंट को दे दिया, अब प्रेसिडेंट क्या करेगा। तो यहां पे ये पॉइंट क्लियर करता है, हाउएवर इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द पार्लियामेंट, अगर पार्लियामेंट ने अगेन उसी बिल को पास कर दिया है विद और विदाउट अमेंडमेंट्स, किसी भी अमेंडमेंट या किसी भी मॉडिफिकेशन के बिना या मॉडिफिकेशन करके भी, तो प्रेसिडेंट हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। अब इस सिनेरियो में प्रेसिडेंट जो है वो बाध्य हो जाता है उस बिल को असेंट यानी पास करने के लिए, ठीक है, असेंट देने के लिए यानी पास करने के लिए बाध्य हो जाता है। देखो, ये जो हमने पावर्स पढ़ी है ना, बिल पास कराने के लिए पार्लियामेंट से रिलेटेड पावर्स हैं। अभी हम जब गवर्नर के में देखते हैं, तो गवर्नर की शक्तियों में एक शक्ति होती है कि वो जो बिल होता है वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, ठीक है। स्टेट के द्वारा बनाए गए कानून यानी स्टेट द्वारा बनाया गया बिल जो होता है वो उसको प्रेसिडेंट के पास भेज सकता है। कौन? गवर्नर, किसी भी स्टेट का। अब अगर कोई बिल गवर्नर ने भेजा है प्रेसिडेंट के पास, अब उस केस में प्रेसिडेंट के पास क्या शक्तियां होती हैं? तो ये दोनों क्वेश्चन एकदम अलग तरीके से फ्रेम होते हैं। जब पार्लियामेंट भेजती है तो प्रेसिडेंट के पास क्या शक्तियां होती हैं, और द सेकंड वन इज जब गवर्नर उसको बेसी बिल को भेजता है प्रेसिडेंट के पास, तब क्या प्रेसिडेंट के पास शक्तियां होती है। देखो, पहली शक्ति गिव हिज असेंट टू द बिल, वही अगेन कि वो भाई उसको पास कर दे। सेकंड वन इज विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, रोक के रख ले, कितने महीनों तक कुछ नहीं पता, बस उसने रोक लिया। डायरेक्ट द गवर्नर कि गवर्नर को वो आदेश दे टू रिटर्न द बिल, अगेन वो मनी बिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मनी बिल को रोक नहीं सकता है प्रेसिडेंट। तो उसने गवर्नर को आदेश दिया कि भाई तुम उस बिल को रिटर्न करता हूं, रिकंसिडरेशन फॉर द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर के पास रिकंसिडर के लिए आप इसको वापस भेजो। इट शुड बी नोटेड हियर। अब यहां पे एक पॉइंट नोट करना है आपको कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब इस केस में जो प्रेसिडेंट होता है वो ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस केस में जो प्रेसिडेंट है वो ऑब्लिगेटरी नहीं है। क्या? टू गिव हिज असेंट द बिल इज अगेन पास बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड सेंट अगेन फॉर द रिकंसिडरेशन। अगर स्टेट के जो स्टेट लेजिस्लेचर है ना, एसएलए, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको मेंबर को हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर एसएलए ने उसी बिल को दोबारा से पास किया और गवर्नर के पास भेजा, गवर्नर ने प्रेसिडेंट के पास भेजा, तो अब प्रेसिडेंट के पास एक ताकत होती है, यानी वो ऑब्लिगेटरी नहीं है, बाध्य नहीं है उस बिल को पास करने के लिए। एज सच ही वाज बाउंडेड बाय द पार्लियामेंट, ठीक है। पार्लियामेंट के केस में, लोकसभा राज्यसभा केस में वो बाउंडेड था, लेकिन अब यहां पे बाउंडेड नहीं है, ठीक है। देखो, जो पॉइंट नंबर के है, ही कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस का मीनिंग क्या होता है? अध्यादेश। कौन? भारत का जो राष्ट्रपति है वो अध्यादेश जारी कर सकता है, ठीक है। जब कब? जब पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, ठीक है। जैसे इलेक्शन होने वाला हो, इलेक्शन ईयर हो, या इलेक्शन के बाद कुछ समय लग रहा है चुनाव में, नई गठन होने में, पार्लियामेंट के गठन होने में, उस सिनेरियो में जो भारत का प्रेसिडेंट है वो प्रोमुलगेट कर सकता है कोई ऑर्डिनेंस, अध्यादेश, ठीक है। लेकिन इसमें कंडीशन है कि दीज ऑर्डिनेंसेस यानी ये जो अध्यादेश होता है मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक, ठीक है। 6 वीक का मतलब है यहाँ पे 42 डेज से। और 6 वीक के अंदर उसको असेंबली में अप्रूव कराना होता है उस ऑर्डिनेंस को। ही कैन ऑल्सो विथड्रॉ एन ऑर्डिनेंस एट एनी टाइम। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या जब पार्लियामेंट सेशन में होती है केवल तभी वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate यानी अध्यादेश जारी कर सकता है, और अदरवाइज वो एनी टाइम। तो यहाँ पे लिखा है ना, एनी टाइम वो प्रोमulgate कर सकता है अध्यादेशों को। नेक्स्ट पॉइंट सेज ही लेज द रिपोर्ट्स ऑफ द सीएजी, कैग, यूपीएससी एंड द फाइनेंस कमीशन एंड अदर्स बिफोर द पार्लियामेंट। भारत के पार्लियामेंट के सम्मुख रिपोर्ट जो होती है सीएजी की, कैग की, यूपीएससी की, फाइनेंस कमीशन की, कौन रखता है? राष्ट्रपति, ठीक है।
देखो हम आते हैं अपनी नेक्स्ट पावर राष्ट्रपति की फाइनेंशियल पावर्स पे, ठीक है, धन संबंधी शक्तियां। तो मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली विद हिज प्रायर रिकमेंडेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। भारत की पार्लियामेंट में जितने भी मनी बिल्स पास इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ कौन अप्रूव कर सकता है, विद द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जब तक प्रेसिडेंट की अप्रूवल नहीं होती है, रिकमेंडेशन नहीं होगा, मनी बिल हम इसको पास नहीं करा सकते। देखिए इसमें एक चीज है कि पार्लियामेंट ने अगर कोई बिल प्रेसिडेंट के पास भेजा है, अगर वो बिल मनी बिल हुआ, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को एक मजबूरी है कि उस बिल को पास करके वापस भेजना पड़े, वो रिटर्न नहीं कर सकता, ठीक है। वो उस बिल को पार्लियामेंट को वापस रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। मनी बिल का ये आप सिनेरियो याद रखना है। और मनी बिल जब भी पास होगा तो वो प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट कंपलसरी होता है, ठीक है। ही कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो जो बजट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, बजट। नेक्स्ट पॉइंट सेज नो डिमांड फॉर ए ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन हिज रिकमेंडेशन। जो डिमांड फॉर ग्रांट हर साल बजट में या जब पास किया जाता है तो बिना उसकी रिकमेंडेशन के नहीं हो सकता है, ठीक है। कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, ही कैन मेक एडवांसेस आउट ऑफ द कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया टू मीट एनी अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर। भारत की सरकार में जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं, अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, जिसको निकाला जाता है, जो पैसा कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया में, वो राष्ट्रपति निकाल सकता है एट एनी टाइम। ही कॉन्स्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन एवरी 5 years, ठीक है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो भारत का फाइनेंस कमीशन होता है हर 5 साल में कॉन्स्टिट्यूट बनाया जाता है, ठीक है। और ये क्यों बनाया जाता है, जो रेवेन्यू है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, किसके बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में, ठीक है। हमारी नेक्स्ट शक्ति है जुडिशियल पावर्स। जुडिशियल पावर्स, ठीक है, न्याय संबंधित शक्तियां जो राष्ट्रपति की हैं। ही अपॉइंट द चीफ जस्टिस, पहले भी पढ़ चुके हैं। भारत का जो चीफ जस्टिस होता है, जो अभी 50वें चीफ जस्टिस है, DY चंद्रचूड़, एंड द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। यहाँ पे ये आपको याद रखना है कि हाई कोर्ट के जज गवर्नर अपॉइंट नहीं करता है, ठीक है। देखो जो नेक्स्ट है, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। वो सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, लेकिन ये जो एडवाइस होती है ये बाइंडिंग नहीं होती प्रेसिडेंट पे, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन। इनके बारे में हम अलग से टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये जो सेम पावर होती है ये भारत के किसी भी स्टेट के गवर्नर को भी मिली होती है। इनकी शक्तियों का हम अलग से डिस्कशन करेंगे कि पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट और रेमिशन क्या होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है मिलिट्री पावर्स। तो जो सुप्रीम कमांडर होता है हमारे देश का डिफेंस फोर्सेस का, यानी यहाँ पे डिफेंस फोर्सेस का मीनिंग सिर्फ आर्मी से नहीं है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों से आना, ठीक है। उसका जो सुप्रीम कमांडर होता है वो भारत के प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है। ही कैन डिक्लेयर वॉर और कंक्लूड पीस सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, जब तक पार्लियामेंट अप्रूव नहीं करती है तब तक वो वॉर डिक्लेयर नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट, राइट। इसके बाद जो इनकी इमरजेंसी पावर्स हैं, इनके आर्टिकल अलग अलग क्वेश्चन में कई बार पूछे गए हैं। तो जो नेशनल इमरजेंसी होती है, 3 टाइप की इमरजेंसी होती है भारत में, ठीक है। और ये जो इमरजेंसी का प्रोविजन है हमने दिया है जर्मनी से, पार्लियामेंट ने। तो नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 एंड 365 है, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है आर्टिकल 360, 360, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी 352, 352, प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में इमरजेंसी लगती है आर्टिकल 356, ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। इनको हम बाद में अलग से एक टॉपिक में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी पावर्स को।